अभी ना हमने कुछ दिन पहले ओमेन का इंटेल i7 14 जनरेशन विद RTX 5060 वाले लैपटॉप का रिव्यू किया था एंड उसी के आसपास के प्राइस पॉइंट पे ना एक AMD वाला लैपटॉप भी लिस्टेड है। प्रोसेसर डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन जैसे कि टाइटल में आपने देख ही लिया कि HP इज सेलिंग इट रॉन्ग, बट हाउ, क्या ऐसी दिक्कत है, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और वैसे ना ये वाला लैपटॉप अभी हमने कवर किया था थोड़े दिन पहले, एक पनीर पोस्टिंग करी थी, विक्टस और ओमेन एक ही वीडियो में कवर करे थे, बट मैंने पूछा था कि भाई डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो बताओ पहले किसका, ओमेन भाई साहब, मैंने कहा ले लो भाई साहब। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्राइसिंग से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे AMD वाला जो वेरिएंट है वो 1,53,990 का है और इंटेल वाला 1,44,990 का था, तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का डिफरेंस है। उस वाली वीडियो में मैंने बताया था ना कि भाई 2K लिखा है, उसके आगे WUXGA लिखा है, भाई 2K 1440p होता है, और अगर आप 16:10 वाला लैपटॉप लोगे तो WQXGA हो जाएगा, 2K के साथ WUXGA। अब मैंने AMD वाले लिस्टिंग चेक करी, इसके अंदर भी 2K और WUXGA लिखा था 165 हर्ट्ज, लेकिन जैसे ही लैपटॉप हमारे पास आता है और हमने इसकी डिस्प्ले चेक करी, ये 1600p की 240 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। फिर हमें लगा शायद हमारे पास मॉडल अलग आ गया होगा, फिर हमने लैपटॉप का मॉडल चेक करा इसके बॉक्स पे और मैच करा वो एग्जैक्टली Amazon की लिस्टिंग से, वो बिल्कुल सेम मॉडल है, यानी कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही गलत डाल रखी है Amazon पे। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, किसी को अगर बाय करना होगा तो वो तो यही सोचेगा ना WUXGA इस प्राइस पॉइंट पे, इस पे तो 1600p होना चाहिए था और भाई रिफ्रेश रेट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये तो भाई साहब दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई साहब, जरा इसे ठीक करो। ऐसे में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बैठ सकती है, जैसे पिछले साल हमने फॉर एग्जांपल कोई ओमेन रिव्यू नहीं किया और हमने उसको रेकमेंड भी नहीं किया, बट हम तो टेक्निकली स्पेक्स ई-कॉमर्स या वेबसाइट पे ही देखेंगे ना, वहां पे अगर गलत होंगी तो फिर हम भी क्या कर लेंगे। तो इस चीज में भाई साहब मेरे पास तो जो यूनिट आई मैंने बता दिया आपको, और बाकी डिटेल में और कोई बात नहीं कर रहे। पोर्ट्स, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, बिल्ड एंड डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम है, तो ओमेन 16 की वो वाली वीडियो देख लेना जो इससे पहले डाली है। मेनली डिफरेंस है डिस्प्ले के अंदर, तो वो मैंने टेस्ट करी फिर से। डिस्प्ले के अंदर वही हमारे को 16 इंचेस की IPS मिलती है, 2560x1600 इसका रेजोल्यूशन है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट कोई भी डायनामिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं है। 530 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस निकल के हमारी टेस्टिंग में, और कलर गैमेट अच्छा है, 100% sRGB, 80% के आसपास P3 कलर वैल्यूज मिलती है, और कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। 1,55,000 थोड़ा हो जाता तो और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बढ़िया है, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं, कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटोज वीडियोस में, मल्टीमीडिया वगैरह देखते हो, और अगर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सोने पे सुहागा। एंड अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो सारी चीजें सेम है, सिर्फ प्रोसेसर डिफरेंस है। AMD Ryzen 9 8940HX 16 कोर्स 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बाकी डिटो सेम टू सेम 24GB सिंगल चैनल में रैम है, अपग्रेड आप कर सकते हो, 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं। हाँ, एक चीज मैंने कवर नहीं करी थी उस वीडियो में, इसके अंदर 2 जो SSD के स्लॉट है ना, एक तो फुल साइज है 2280 जो ऑक्यूपाइड है, और एक छोटा वाला स्लॉट है 2230 जो खाली हमारे को मिलता है। तो फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना हो तो छोटे वाले SSD आपको लगानी पड़ेगी। मैक्सिमम कितना तक अपग्रेड कर सकते हो उसकी कोई इन्फो नहीं है, प्रोबेबली 2 TB तक तो हो जाना चाहिए। अब जरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 के नंबर्स आप देखो भाई, बढ़िया मल्टी कोर एंड बढ़िया सिंगल कोर के नंबर मिलते हैं। एंड साइड बाय साइड में कंपेयर भी कर रहा था जो कंपेटिटिव प्रोसेसर है, जैसे लास्ट जो हमने ओमेन करा था इंटेल i7 वाला, उसके कंपैरिजन में भी भाई 35% बेटर मल्टी कोर की परफॉर्मेंस है इस वाले प्रोसेसर की, एंड ये इक्विवेलेंट है 4900HX प्रोसेसर के। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटेल का i9 4900HX ना भाई बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, और वहीं पे जो इस प्रोसेसर का पावर ड्रॉ है वो मैक्सिमम और एवरेज 81-82 वॉट के आसपास ही है। तो जो परफॉर्मेंस इंटेल आपको इतने पावर ड्रॉ पे दे रहा है, वहीं पे AMD इतनी कम पावर ड्रॉ पे दे रहा है, तो तभी कहते हैं ना AMD के प्रोसेसर पावर एफिशिएंट ज्यादा है, तो यहाँ पे थर्मल्स भी फिर आपको बेटर ही मिलेंगे कंपेयर टू इंटेल। और Cinebench 2024 के स्कोर्स आप देख सकते हो, Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर ये रहे, और प्रोसेसर बढ़िया है, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप है, तो आराम से किसी भी लेवल की हाई एंड प्रोग्रामिंग कोडिंग आपको करनी है, या डेटा साइंस या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक प्रोडक्शन भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, बिकॉज CPU काफी पावरफुल है, प्लस 24GB रैम भी है, तो CPU हैवी जितने भी टास्क हैं आराम से हो जाएंगे। फिर अगर AI की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क देख सकते हो जो हमने GPU पे निकाला था, बढ़िया नंबर्स निकाल के दिए। और DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल भी हमने इसके अंदर रन किया यूजिंग LM स्टूडियो, जिसका आउटपुट आने में 7 मिनट्स 58 सेकंड्स लगे, और टोकन इन्फॉर्मेशन भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो देख लेना। और भाई जो ये AI वाला हम टेस्ट करते हैं ना, ये हमने एक मिनिमम टेस्टिंग बना रखी है, इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इतने सारे टूल्स हैं मार्केट में, इतने सारे बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल हैं, वो सारे हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम सेम कर रहे हैं जितने भी लैपटॉप्स हम रिव्यू कर रहे हैं, ताकि आप कंपेयर कर पाओ जो मिनट्स हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे CPU GPU दोनों यूज होते हैं इस टेस्ट में। और हाँ, अगर आप डेटा साइंस वाले स्टूडेंट हो ना, मेरे को बड़े कमेंट मिलते हैं कि भाई लैपटॉप बता दे अगर कुछ है। देखो, आपको मिनिमम i5 Ryzen 5 चाहिए होता है, करंट जनरेशन जो भी चल रहा हो, साथ में मिनिमम 3050 का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, बस। अगर इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, तो इस लैपटॉप में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। और 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग की तरफ अगर जाते हैं तो ब्लेंडर बेंचमार्क 3500 प्लस स्कोर आ गया, BMW का रेंडर टेस्ट निकाला 20-21 सेकंड्स के आसपास लगे GPU पे, एंड वहीं पे एडिटिंग या डिजाइनिंग वाले लोग आ गए, तो उसके अंदर Pixel बेंच फॉर प्रीमियर प्रो जिसके अंदर 7200 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 8300 प्लस, DaVinci Resolve 6200 प्लस, एंड Photoshop 7300 प्लस। तो आपको किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K 60 FPS बढ़िया बड़ी से बड़ी फाइल चलानी हो, आराम से हो जाएंगी। Photoshop आप चला सकते हो, इवन आफ्टर इफेक्ट्स भी इस लैपटॉप पे बढ़िया चल जाएगा, बिकॉज 24GB रैम है, जो HP ने
ने भाई बढ़िया कर दिया, मतलब एचपी ने कमबैक कर लिया अपना। एक तो भाई 24 GB रैम सिंगल चैनल में दे रहे हैं, तो अपग्रेड करने में भी 48 GB तक आप कर सकते हो। और भाई हाई एंड टास्क अगर आपको करने हैं प्रोडक्टिविटी वाले, वो आराम से हो जाएंगे। और जीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark टाइम स्पाई निकाला, जिसके स्कोर्स आप सामने देख सकते हो। Geekbench 6 का OpenCL 1,15,000 और VR Mark का बेंचमार्क भी निकाल दिया था, 14,000 स्कोर निकल गया है। तो VR गेमिंग भी आप इस पे कर पाओगे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी निकाला, जिसके नंबर्स वगैरह आप देख सकते हो। एंड ये जितने भी नंबर्स हैं, हम ये सारे लैपटॉप या पीसी वीडियोस में दिखाते हैं। तो अगर आपको किसी भी मशीन को किसी से कंपेयर करना हो ना, कोई भी CPU GPU कॉम्बिनेशन रैम के साथ, तो नंबर से आप कंपेयर कर पाओगे, हायर इज बेटर। और स्टेबिलिटी चेक करके देख रहा था मैं इस लैपटॉप की, थर्मल्स के मामले में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सबसे पहले प्राइम 95 एक घंटे के लिए चला भाई, मैक्सिमम टेंपरेचर 76 डिग्री तक गए, एवरेज 69 डिग्री के आसपास। क्लॉक स्पीड्स भी बढ़िया 5.34 मैक्सिमम गई, 3.51 का एवरेज था। और टीडीपी हमारी 81 वॉट के आसपास ही गई। और सेम केस जीपीयू में भी, जीपीयू के टेंपरेचर ज्यादा नहीं थे, 78-76 डिग्री के आसपास। और मैक्सिमम टीजीपी भी इसने आराम से 113 वॉट तक एवरेज पुश कर दी थी। तो लैपटॉप स्टेबिलिटी के साथ चला, प्लस ठंडक मेंटेन करी। वो कौन सी है इनकी टेम्पेस्ट कूलिंग, जो लेटेस्ट इंटेलिजेंट वाली, तो वो बढ़िया चल रही है। और फिर हमने गेम टेस्ट करे, मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया इंटेल वाले ओमेन से और AMD वाले ओमेन को, क्योंकि सीपीयू डिफरेंट है ना। तो भाई वैलोरेंट में AMD वाला ज्यादा बेटर एफपीएस निकाल के दे पा रहा था, एवरेज 500 के आसपास, वहीं पे इंटेल वाला 400 एफपीएस के आसपास। और हाँ, रेजोल्यूशन मैंने फोर्सफुली 1200p कर दिया था AMD वाले के अंदर, वैसे नेटिवली 1600p है। 1600p की परफॉर्मेंस अभी आगे दिखाता हूँ। फिर हमने ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया। अब ये जीपीयू इंटेंसिव गेम है, तो सिमिलर एफपीएस मिल रहे थे हमारे को रॉ परफॉर्मेंस पे। और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया था, तब भी वही 60-65 के आसपास मेंटेन कर गया था। एंड रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा था, तो AMD वाले में 5 FPS ज्यादा आ गए थे इंटेल वाले कंपैरिजन में, बट ऑब्वियसली सिमिलर परफॉर्मेंस। फिर वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाई, तो भी यहाँ पे सिमिलर परफॉर्मेंस निकल गया, क्योंकि ये जीपीयू इंटेंसिव गेम है। फिर हमने साइबरपंक भी टेस्ट किया, इसके अंदर भी सिमिलर FPS निकल गया है, बिकॉज दोनों के अंदर 50-60 है। सीपीयू की वजह से कोई खास डिफरेंस नहीं आया, फ्रेम जनरेशन लगा के भी कोई खास डिफरेंस निकल के नहीं आया। एंड इवन रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे डाला, तो भी दोनों के अंदर सिमिलर ही परफॉर्मेंस निकल गई। और उसी के अंदर जैसे फ्रेम जनरेशन भी लगाया ना, तो भी यहाँ पे सिमिलर ही परफॉर्मेंस निकल गई। अब इसको दिखाने का मेन रीजन क्या था कि आप साइड बाय साइड देख पाओ कि जितने भी जीपीयू इंटेंसिव गेम होते हैं, वहां पे सीपीयू का इतना खास रोल होता नहीं है, तो हमारे को सिमिलर सी परफॉर्मेंस मिलती है अगर आप एक सिमिलर प्राइस पॉइंट के लैपटॉप को बाय करते हो। और यहाँ पे वैलोरेंट जैसे कि हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस का डिफरेंस है दोनों प्रोसेसर में, तो वहां पे AMD डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर आ जाते हैं नेटिव परफॉर्मेंस के ऊपर। 1600p पे ब्लैक मिथ वुकोंग हमने ट्राई किया। यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के प्लेबल FPS मिल पा रहे थे, क्योंकि 1600p बड़ा अच्छा खासा रेजोल्यूशन होता है। एंड उसके बाद फिर हमने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा, जिसके अंदर तो भैया प्लेबल FPS मिली ही नहीं। मतलब 30 FPS भी अगर फ्रेम जनरेशन में लगा लो तो इतना मजा आपको आएगा नहीं। बट फिर वही बात है, मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलती है तो वो AI जनरेटेड वाले फ्रेम ऐड हो जाते हैं। बट वो इन गेम्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं लगाओ तो बेटर है, बिकॉज इनपुट लैग तो आता ही है। फिर आपको इन गेम्स में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक एक इनपुट मैटर करता है अगर कोई बॉस फाइट वगैरह चल रही हो। फिर साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के भी हमारे को 100 के आसपास FPS मिल रहे थे। फिर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे किया, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस वही 18-20 FPS के आसपास, बट फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया एकदम 60-65। और ये 2x फ्रेम जनरेशन है, जो हमारे को 40 सीरीज के जीपीयू पे मिल जाती है। एंड फिर वैलोरेंट टेस्ट किया, इसके अंदर हमारे को 400-450 एवरेज FPS मिल रहा है, बिकॉज रेजोल्यूशन बढ़ गया। पहले मैंने आपको 1200p दिखाया था। फिर CS2 आ गया, इसके अंदर 100-120 FPS के आसपास मिल जाता है, कभी कभी 130-140 तक। बढ़िया प्लेबल FPS है। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन 45-50 FPS हमारे को मिलेंगे, जिसमें प्रीसेट हमने मैक्सिमम रे ट्रेसिंग रखा था। हम सारे लैपटॉप्स में सेम प्रीसेट रखते हैं, जिससे आप कंपेयर वगैरह कर पाओ अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन। उसके बाद एल्डन रिंग 1600p मैक्सिमम सेटिंग्स, और ये 60 FPS लॉक गेम है, तो वही 59-60 FPS मिल जाते हैं। रे ट्रेसिंग भी हमने इसके अंदर मैक्सिमम ही रखी थी। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन 1600p पे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे टेस्ट किया हमने, और इसके अंदर हमारे को 60-70 FPS के आसपास मिल रहे हैं, समटाइम्स बिलो 60 ऑल्सो। ये टेस्टिंग के लिए हो गया, बाकी तो भाई स्पोर्ट्स गेम है, आप चाहो तो सेटिंग्स गिरा सकते हो, रेजोल्यूशन भी कम वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर RDR2 आ गया, फेवर क्वालिटी जो मैक्सिमम सेटिंग्स है, DLSS मिलता है इसके अंदर, और आराम से 70 FPS तक मिल जाते हैं, 60-70 दोनों सिनेरियोज में। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी और भाई रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे रॉ परफॉर्मेंस में अच्छे FPS नहीं है, बट वो ये फ्रेम जनरेशन लगा के भी इतनी बातचीत बढ़िया हो नहीं पाई, 35-40 FPS ही निकल गया है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सेटिंग्स गिरानी पड़ेगी अच्छे गेम प्ले के लिए। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज अल्ट्रा हाई सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई, और ये गेम भाई बहुत हैवी है, फ्रेम जनरेशन लगा के भी अच्छे FPS नहीं निकाल के दे पा रहा। और असासिन्स क्रीड शैडोज में अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन भी नहीं आया, तो फ्यूचर में आएगा तो शायद आपको अच्छे FPS मिल जाएंगे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में, वरना तो थोड़ी सेटिंग्स गिरा लेना। फिर द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स, 40-45 FPS ऑन DLSS ऑफ, और फ्रेम जनरेशन अगर लगाते हैं तो 70-80-90 FPS तक हमारे को परफॉर्मेंस मिल जाती है। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, एंड यहाँ पे पता नहीं क्या सीन हुआ, दोनों ही सिनेरियोज में सिमिलर परफॉर्मेंस आ रही थी। इवन फ्रेम जनरेशन लगा के ना वोल्टेज कम पुश कर रहा था जीपीयू, तो प्रोबेबली कुछ ग्लिच वगैरह हो गया होगा, बट हाँ आप चाहो तो सेटिंग्स वगैरह कम करके इसको अच्छे फ्रेम रेट पे खेल सकते हो। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा वेरी हाई सेटिंग्स पे, यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया 100+ FPS, नॉर्मली भी 55 के आसपास तो है ही। और हेलब्लेड 2 टेस्ट किया हमने वेरी हाई सेटिंग्स पे, भाई 3-4 FPS मुश्किल से, फ्रेम जनरेशन लगाते सीधे 50 FPS भाई साहब। और वहीं पे मल्टी फ्रेम जनरेशन भी है इसके अंदर, जिसके अंदर 3x और 4x आप फ्रेम रेट देखो कितने बढ़ के हो गए भाई, 70-90 तक पहुंच गए। बट जो विजुअल लॉस था ना शुरुआत में, जो मैं दिखाया था आपको 50 सीरीज के जीपीयूज पे, अब वो नहीं है।
या तो वो गेम का अपडेट आया, तो कोई जीपीयू का अपडेट आया। और एलन वेक 2 टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, और यहाँ पे भाई नॉर्मली तो 29-30 FPS मिल रहा है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप खेल पाओगे। सीधी सी बात है, रे ट्रेसिंग जैसी लगाएंगे तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती नहीं है दोनों सिनारियोज में। मैंने अल्ट्रा पे लगाई थी, जो हम सारे लैपटॉप्स में टेस्ट करते हैं, और इसी के अंदर 3x एंड 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाया तो सिमिलर FPS मिल रहे थे, क्योंकि बेस फ्रेम्स इतने ज्यादा नहीं थे ना। तो अगर आपको थोड़े ज्यादा FPS चाहिए तो ये भी आप लगा सकते हो, वरना सेटिंग्स डाउन कर लो। देन स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स, 25-30 FPS नॉर्मली एंड 45-50 FPS हमारा फ्रेम जनरेशन लगा के। फिर उसी में मैंने रे ट्रेसिंग को जैसे वेरी हाई पे किया ना, तो फिर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी नहीं, दोनों सिनेरियोज में बहुत ज्यादा चिपक रही थी गेम। और लगभग 6-7 घंटे गेमिंग करने के बाद जो कीबोर्ड टेम्परेचर है WASD के आसपास 31-32 डिग्रीज के आसपास, सेंटर से 29, इधर से भी 32, और यहाँ पे नीचे जो बॉटम एरिया है 25-26। तो देखो थर्मल्स तो अच्छे मेंटेन कर देता है लैपटॉप, अपने टेम्परेचर्स वगैरह भी देख लिए। और मैं कहूंगा 5060 जो जीपीयू है वो 1600p रेजोल्यूशन के लिए है भी नहीं। या तो 1200p में गेमिंग करो या फिर सेटिंग्स थोड़ी सी डाउन कर लो। हमारा तो एक मिनिमम बेंचमार्क है, तो हम बार-बार वही सेटिंग्स लेके चलते हैं, जिससे कंपैरिजन में दिक्कत ना है। और इसके अंदर 83 वॉट की बैटरी है, 4 to 5 आवर्स का बैकअप ये निकाल के देके गया, जिसके अंदर हमने स्क्रीन ब्राइटनेस 50% पे रखी, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, और स्पीकर 100% वॉल्यूम पे थे। यूट्यूब प्लेबैक और साइड बाय साइड जो भी ऑफिस वाले काम हो गए, उसके अंदर ये बैकअप निकल के आया। तो ये था ओमेन 16 AMD Ryzen 9 8940HX का पूरा रिव्यू। एंड ये लैपटॉप अगर 1,55,000 के आसपास में आपको मिलता है विद द सेम डिस्प्ले जो मुझे मिली, मैं मिलता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी लिस्टिंग जिस दिन तक वीडियो बना रहा हूं अभी तक भी 1200p वाली ही है। तो अगले दिन ऐसा ना हो कि 1200p वाली यूनिट शिप करने लग जाए और फिर बाद में कहते हैं भैया हमारा तो ये लिखा था। मेरे को जो यूनिट रिसीव हुई मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। बाकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़िया है, थर्मल्स वगैरह भी अच्छे हैं। और अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं कंपेटिटिव लैपटॉप से, जैसे कि MSI का क्रॉसहेयर 16 है 5060 वाला, वो 1,60,000 का लिस्टेड है, जिसके अंदर कोर अल्ट्रा 7 है। भाई कोर अल्ट्रा 9 वाला ही 1,65,000 का, 5,000 डाल के बंदा अल्ट्रा 9 नहीं लेगा। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों सीपीयूज को, AMD और कोर अल्ट्रा 9 को, तो डेफिनेटली कोर अल्ट्रा 9 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, बट वो बहुत ज्यादा पावर हंग्री भी है। एंड एक ड्रॉबैक क्रॉसहेयर का, उसमें 16GB रैम मिलती है, और MSI ज्यादातर लैपटॉप्स में डुअल चैनल रैम देता है, तो फ्यूचर में अपग्रेड करने में दिक्कत आती है। तो डेफिनेटली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो उसके सामने। और MSI क्रॉसहेयर का A16 जो सेम प्रोसेसर सेम जीपीयू के साथ आता है, और 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले उसके अंदर, बट वही रैम वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एंड एक और चीज जो MSI ने ही गलत लिस्टिंग कर रखी है, वो है डिस्प्ले की। फ्लिपकार्ट के पेज पे OLED डिस्प्ले मेंशन कर रखी है। मैं वेरीफाई करने के लिए MSI की वेबसाइट पे गया, वहां पे IPS लेवल डिस्प्ले लिखी है। नहीं, क्या मतलब भाई साहब, लोग ऑर्डर करेंगे कहीं भैया OLED नहीं मिला है, तो मिसलीडिंग हो गया ना यार। क्या कर रहे हैं ब्रांड्स भाई, अपनी इंफॉर्मेशन ही सही नहीं डाल पा रहे। तो क्रॉसर के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली आप ओमेन 16 को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर देखो अगर थोड़ी मोटी पार्टी बातचीत करनी है तो Asus ROG Strix G16 आप चेक करो, सेम प्रोसेसर सेम जीपीयू, 2K डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड ये लैपटॉप 1,69,990 का है। इसके अंदर RGB के नशे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी ओमेन से बेटर मिलती है। उसी के आप 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। इसके अलावा एक Acer Predator Helios Neo 16 SB है, जो स्लिम फॉर्म फैक्टर का लैपटॉप है। अगर आपको ऐसे भारी भरकम वाले लैपटॉप नहीं चाहिए ना, तो आप उसके लिए जाओ। देखो उसके अंदर एक तो OLED डिस्प्ले है, और वो 2.2-2.3 kg वेट के साथ आता है। एंड हमने ना अल्ट्रा 7 50-50 वाले की वीडियो बनाई थी, जो पावर ड्रॉ था ना वो टोटल में काफी ज्यादा कम हो रहा था कंपेयर टू फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि उसकी चेसी इतनी पतली बना रखी है और मेटल का लैपटॉप है, तो जो थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए वो इतनी पावर ड्रॉ नहीं कर पाता एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप के कंपैरिजन में। और वहीं पे अगर थर्मल्स भी कंपेयर करते हैं तो ओमेन डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में जीत जाता है। बट ये कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट हो गई। आपको कौन सी कैटेगरी का लैपटॉप चाहिए आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। एंड बस यही था पूरा रिव्यू ओमेन 16 का। और बाकी किसी लैपटॉप से कंपैरिजन वगैरह चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और किसी और लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। यहां तक आगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।